हेलो बच्चों, आई होप आपने द लास्ट लेसन को एंजॉय किया और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम जो आज करेंगे लेसन 1 करेंगे हमारी विस्टास बुक का। एज़ यू नो, विस्टास जो बुक है वो हमारी सप्लीमेंट्री रीडर है। सप्लीमेंट्री रीडर और रीडर बुक में, मेन रीडर बुक में ये डिफरेंस होता है कि जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसमें से आपको ओनली क्वेश्चंस आते हैं, जबकि आपकी जो रीडर बुक है उसको आपको थोरोली पढ़ना पड़ता है। वर्ड टू वर्ड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें से आपको कॉम्प्रिहेंशन भी आती है और आपको वो कहीं से भी आ सकती है। तो विस्टास का लेसन 1 करेंगे, और कौन सा लेसन है ये? द थर्ड लेवल। विस्टास लेसन 1, द थर्ड लेवल, रिटन बाय जैक फिनी। तो ये हम करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले, जैसे हमने पहले बुक का नाम जो था वो हमने पता किया था कि क्या मीनिंग है इसका, तो हम विस्टास का भी मीनिंग जो है हम जान लेते हैं। विस्टा होता है, विस्टा मीन्स अ लॉन्ग नैरो ब्यूटीफुल व्यू। मीन्स एक तरह की एक सीनरी होती है। लॉन्ग नैरो मीन्स बहुत थोड़ा डिस्टेंस से लिया होता है। तो पनोरमा टाइप एक बड़ा व्यू अगर किसी सीन का, और नॉर्मली एक अच्छा सीन, ब्यूटीफुल सीन होता है, उसका अगर आता है तो वो कहलाता है विस्टास। और क्योंकि आपकी बुक में बहुत सारी विस्टास हैं तो वो शायद इस करके आपको दिया। मीन्स आपको लाइफ के अलग अलग सीन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बारीकी से पता लग रहे हैं, तो शायद ये इसलिए बुक का नाम रखा गया है। तो जैसे आप देख रहे हैं ये भी एक सीनरी है या सीन है, इसको हम विस्टा बोल सकते हैं। देखो काफ़ी डिस्टेंस से आपको ये माउंटेन दिख रहा है, बहुत बड़ा सी एरिया भी दिख रहा है। तो इस तरह के सीन जो होते हैं, ऐसा सीन भी आप देख सकते हैं। तो ये दीज टू आर एग्जाम्पल्स ऑफ विस्टास। अब हम नेक्स्ट जान लेते हैं अबाउट द ऑथर। जो ऑथर है इसके वो हैं जैक फिनी। जैक फिनी आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, जैक फिनी हैं। और जैक फिनी कौन थे? वो एक अमेरिकन पोइट थे, वॉल्टर ब्रैडन जैक फिनी। वॉल्टर ब्रैडन फिनी ये उनका पूरा नाम था। जो जैक है वो उन्होंने अपने लिए रखा था और इसी नाम से वो लिखते हैं। वो नॉर्मली इसी नाम से जाने जाते हैं। ही वॉज बोर्न इन 1911 एंड ही डाइड इन 1995। ही वॉज बोर्न इन विस्कॉन्सिन। वो विस्कॉन्सिन में, अमेरिका में पैदा हुए थे। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम नॉक्स कॉलेज इन गेल्सबर्ग, इलिनॉइस। वो नॉक्स कॉलेज गेल्सबर्ग में पढ़े थे और वहाँ से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। और ये जो गेल्सबर्ग और इलिनॉइस, ये जो अमेरिका में जगह हैं, ये इनका ज़िक्र आपको इस चैप्टर के अंदर भी आएगा। और वहाँ से वो ऑब्सेस्ड थे, वहाँ की वो बातें कर रहे थे। यहाँ का इस चैप्टर में जो नरेटर है वो भी उन्हीं की बातें करता है। हिज बेस्ट नोन वर्क्स आर साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर्स। उन्होंने किताबें साइंस में, फिक्शन पे भी लिखी हैं। नॉर्मली एक इंसान जो साइंस और फिक्शन दोनों नहीं लिखता है, इन्होंने लिखी है। फिक्शन होता है जो इमेजिनरी स्टोरीज़ होती हैं, थ्रिलर्स जो रोमांच की कहानियाँ वो भी लिखी हैं, रियलिटी से भी रिलेटेड है, थ्रिल्स से भी रिलेटेड है। तो बहुत वास्ट वैरायटी में इन्होंने लिखा है। हिज मोस्ट पॉपुलर नॉवेल्स आर द बॉडी स्नैचर्स एंड टाइम एंड अगेन। मीन्स टाइम एंड अगेन और द बॉडी स्नैचर्स, इनकी 2 नॉवेल्स के नाम हैं। ही वॉज अ प्रोलिफिक राइटर। प्रोलिफिक थे, नेचुरली प्रोलिफिक थे। प्रोलिफिक वो होता है जो बहुत ज़्यादा लिखता है, जिन्होंने काफ़ी कुछ लिखा होता है, काफ़ी वैरायटी लिखी होती है। सम ऑफ हिज वर्क्स आर अडेप्टेड इनटू फिल्म्स। और कुछ जो उनके वर्क्स हैं या नॉवेल्स वगैरह हैं या शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, उनको फिल्म्स में भी उनकी स्टोरी को अडेप्ट किया गया, मीन्स उनके बेस पर फिल्में भी बनाई गई हैं। तो आप देखते हैं जैक फिनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे, उन्होंने ये लिखा है चैप्टर। अब चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। द थर्ड लेवल मीनिंग क्या है? द थर्ड लेवल का, थर्ड लेवल मीन्स तीसरा लेवल। अब लेवल के मीनिंग बहुत सारे होते हैं। लेवल का मतलब होता है किसी चीज़ का इंटेलिजेंस का लेवल, किसी भी चीज़ का लेवल हो सकता है, तल हो सकता है, स्तर हो सकता है किसी चीज़ का। तो यहाँ पर जो चैप्टर में द थर्ड लेवल का मीनिंग दिया गया है वो दिया गया है कि एक अंडरग्राउंड रेलवे है अमेरिका का, और नॉर्मली उसके 2 ही लेवल हैं। जैसे आप देखेंगे दिल्ली के अंदर मेट्रो के 2 लेवल अलग अलग जगह मिलते हैं। मीन्स कहीं अंडरग्राउंड होगा, कहीं वो ऊपर होगा ब्रिज के ऊपर से, तो 2 लेवल मिलते हैं। तो ये द थर्ड लेवल, जो तीसरे लेवल की बात करें, ये अंडरग्राउंड रेलवे के 3 लेवल्स की बात करें।
तो क्या था वो या नहीं था, वो इमेजिनरी था, वो आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी इज़ अबाउट द हार्श रियलिटीज़ ऑफ वॉर। हालांकि ये जो है इतना वॉर को डिस्क्राइब नहीं करता है चैप्टर, बट वॉर हैज़ इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस दस लिविंग पीपल इन ए स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी। क्योंकि लड़ाई के अंदर कुछ ऐसी लड़ाइयाँ जब भी होती हैं तो इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके परिणाम बहुत बुरे निकलते हैं जो चेंज नहीं होते, और फिर लोगों के माइंड में एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आने लग जाती है। तो वो थीम यहाँ पर ज़रूर है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि जब ये चैप्टर लिखा गया तो अमेरिका दो वॉर्स, पूरा वर्ल्ड ही लगा लो, उसमें दो वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी। तो उस टाइम पर और वॉर से पहले का जो टाइम था उसको अगर हम कंसीडर करते हैं तो हम उस लाइफ में जाना चाहते हैं जिसमें उस तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। तो आपको वैसे भी पता है कि जो मॉडर्न लाइफ है वो हमें अट्रैक्ट करती है, हम उसमें जब फुली इन्वॉल्व हो जाते हैं फिर हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें यूजलेस हैं। कभी कभी हमें फील होता है कि हमें इन चीज़ों से दूर जाकर जो सिंपल लिविंग है उसको अपनाना चाहिए। तो इसी तरह की फीलिंग्स जो हैं जो मेन कैरेक्टर है उसको होती हैं। It is also about modern day problems and how common man tends to escape reality by various means. ये इस चैप्टर का मेन थीम है कि कैसे मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स आती हैं कॉमन मैन की, तो वो उसका एक इरादा था किसी तरह इन रियलिटीज़ से भाग जाए। तो ये इस दुनिया से escape करने का उसका इरादा होता है। ये जो टेंडेंसी होती है इसको डिस्क्राइब किया गया है। इन दिस स्टोरी ए मैन नेम चार्ली हेलुसिनेट्स। इस स्टोरी के अंदर एक मैन होता है, एक कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर जो नरेटर है चार्ली नाम का, वो हेलुसिनेट करता है। हेलुसिनेट का मतलब है अपने आप ही कुछ इमेजिन करता है, अपने दिमाग में ही खोया रहता है। रीच इज़ द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है। मीन्स जो है ही नहीं, जो इमेजिनरी है, विच ओनली हैज़ टू लेवल्स, कि उस रेलवे स्टेशन के दो ही लेवल थे, लेकिन वो तीसरे लेवल पर कैसे पहुंच जाता है और वो क्या उसके बारे में फील करता है, वो इस चैप्टर के अंदर ये डिस्कस किया गया। इसलिए चैप्टर को नाम दिया गया है द थर्ड लेवल। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये हमारा चैप्टर है द थर्ड लेवल, रिटन बाय जैक फिनी। एंड बिफोर यू रीड आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव। मीन्स क्या आपको भी कोई ऐसा क्यूरियस एक्सपीरियंस हुआ है जो आप दूसरों को लगता है कि बहुत ही मुश्किल है, यकीन करना बहुत मुश्किल है, कुछ सुपर नेचुरल चीज़ आपके साथ हुई है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्यों पूछा गया है? क्योंकि नरेटर जो चार्ली है उसके साथ ऐसा हुआ है, तो वही बिलीव करेगा इस बात के ऊपर जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो। तो ये तो आपके लिए वैसे क्वेश्चन है आपकी क्यूरियोसिटी जगाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। द प्रेजिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वीयर। क्या बताया कि जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं किसके, न्यूयॉर्क सेंट्रल और द न्यूयॉर्क है एक, ये रेलवे है, और न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स, इनके जो भी प्रेसिडेंट्स हैं, मीन्स जो उनके हेड हैं, वो स्वीयर करेंगे, वो कसम खाएंगे, ओथ लेंगे ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स का जो उनका स्टैक है, स्टैक मीन्स उनका ढेर है जो भरे पड़े हैं टाइम टेबल्स। टाइम टेबल होता है समय सारणी, उन ट्रेन्स का जो टाइम है, उनका जो टाइम टेबल है, उनके स्टैक की कसम खाएंगे। किस लिए खाएंगे? दैट देयर आर ओनली टू। और क्या कहेंगे वो कसम खाकर कि दो ही हैं। दो ही क्या? देयर आर ओनली टू लेवल्स ऑफ दिस रेलवे। इस रेलवे के केवल दो ही लेवल्स हैं, वो भी कसम खाकर कहेंगे। मीन्स अगर रेलवे को सबसे ज़्यादा जानने वाला होगा तो उनके प्रेसिडेंट्स ही होंगे। उस रेलवे के जो रेलवे उनके अंडर आती है वो उसको बहुत अच्छे से जानते होंगे, वो भी कसम खाकर कहेंगे कि दो ही लेवल है। लेकिन चार्ली क्या कह रहा है? चार्ली कह रहा है नहीं, तीन है। मीन्स सच्चाई तो यही है, फैक्ट तो यही है कि दो ही लेवल हैं, बट चार्ली का ऐसा मानना है कि तीन है। बट आई से देर आर थ्री। अब आई कौन है यहाँ पर? चार्ली। हमें बाद में पता लगेगा, वो बाद में, जैसे फ्रेंच ने बाद में डिस्क्लोज किया था कि वो बोल रहा है, ऐसे ही हमें बाद में पता लगेगा कि ये चार्ली है। तो ये नरेटर कह रहा है कि मैं कहता हूँ तीन है, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर जा चुका।
वो जा चुका है तो वो यही कहेगा कि हाँ 3 है। बट उनके तो प्रेसिडेंट्स भी कसम खाकर कह रहे हैं, जिन्होंने उनका सारा काम संभाला हुआ, वो कह रहे हैं 2 हैं। लेकिन चार्ली कह रहा है नहीं, मैं तो गया भी हुआ हूँ, वो कसम खा लें। येस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। वो कह रहा हाँ मैंने ये ऑब्वियस स्टेप ले लिया है, मैं ले चुका हूँ। मीन्स ऑब्वियस मीन्स ये जो क्लियर स्टेप है, कदम है, मैं उठा चुका। मीन्स आई हैव ऑलरेडी बीन देयर, मैं वहाँ गया हुआ हूँ। आई टॉक टू ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से इस बारे में बात की कि चार्ली का एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था, उसे उसे लगा कि दिमाग का फितूर तो नहीं, फिर भी उसने उससे बात की, अमंग अदर्स दूसरों से भी इस बारे में बात की। आई टोल्ड हिम अबाउट द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैंने उसको ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल के बारे में बताया कि 3rd लेवल जो है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का है, उसके बारे में उसे मैंने बताया। एंड ही सेड इट वॉज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। और उसने क्या कहा कि ये तो वेकिंग ड्रीम की विश फुलफिलमेंट जैसा है। वेकिंग ड्रीम क्या होता है? जागते हुए सपना लेना, डे ड्रीम होता है। वो कह रहा है तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि तुम एक वेकिंग ड्रीम ले रहे हो, वेकिंग ड्रीम की इच्छा कि अगर तुम ऐसा मान रहे हो तो ये तुम्हारा डे ड्रीम है, ये सच्चाई तो हो ही नहीं सकती। लोग रात को सपने लेते, तुम दिन में ले रहे हो। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। उसने ये भी कहा कि मैं उदास रहता था, ये इसकी वजह से कि मैं लाइफ में ज़्यादा खुश नहीं था, ये उसने कारण बताया। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। और इस वजह से जब मेरी वाइफ को इस बारे में पता लगा, थोड़ी सी वो पागल सी हो गई, मीन्स परेशान हो गई मेरे बारे में कि मैं ये किस तरह की सोच रखता हूँ, कि किस तरह मैं नाखुश हूँ अपनी लाइफ में और कैसे मैं सपने देख रहा हूँ। तो वो थोड़ी सी दुखी हो गई, परेशान हो गई। बट ही एक्सप्लेन, लेकिन उसने समझा, किसने? ही मीन्स उसके साइकेट्रिस्ट दोस्त ने ये एक्सप्लेन किया दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। उसने बताया कि जब कि मैं नाखुश क्यों था, कि वैसे लाइफ में नाखुश नहीं था, लेकिन क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी से भरा हुआ, सुरक्षा की भावना से भरा हुआ है। मीन्स लोग जो सिक्योर फील नहीं करते वर्ल्ड में, हमेशा उन्हें एक डर बना रहता है, फियर बना रहता है, वॉर, लड़ाइयाँ होती रहती हैं। हम सुनते रहते हैं कि कभी इस कंट्री की लड़ाई है या कभी उनके बीच में लड़ाइयाँ चल रही है। तो ये चीज़ भी हमारे दिमाग के ऊपर असर डालती है, वरी है, लाइफ में चिंताएँ हैं, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और सारी ऐसी जो बातें हैं, ये मतलब है अनहैप्पी होने से। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, और मैं भागना चाहता हूँ इस दुनिया से, भागना चाहती हूँ ऐसी दुनिया से जिसमें सारा टाइम इतनी वरीज होती हैं। वेल हु डजंट। अब ये उस बात का जवाब दे रहा है कि अच्छा मेरे दोस्त ने ये कहा कि मैं भागना चाहता हूँ, तो कह रहा कौन नहीं भागना चाहता, सभी भागना चाहते हैं, मैं अकेला अनहैप्पी थोड़ी हूँ। एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप। हर किसी को जिसको मैं जानता हूँ वो भागना चाहता है, बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू द 3rd लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन वो वंडर डाउन तो नहीं करते। वंडर डाउन मीन्स बेकार में तो नहीं घूमते कि किसी तीसरे लेवल को ढूंढते हुए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। क्या कहना चाहता है नरेटर? वो ये कहना चाहता है कि चलो मान लिया आप ये कह रहे हो कि मैं अनहैप्पी हूँ, तो आधी दुनिया अनहैप्पी है, सभी को ही टेंशन्स रहती हैं, तो उस टेंशन के लिए क्या सभी लोग कुछ नई कल्पना कर लेंगे कि कोई तीसरा लेवल ढूंढ लेंगे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का? ये तो कोई रीज़न नहीं हुआ, बट दैट्स द रीज़न। लेकिन यही रीज़न है, ही सेड, उसने कहा। ही कौन? उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था। एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे सारे फ्रेंड भी इससे सहमत हुए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, सबने कहा कि हर चीज़ इसी बात की तरफ पॉइंट आउट करती है, इशारा करती है। दे क्लेम, उन्होंने ये दावा किया कि हर चीज़ पॉइंट आउट तो यही कर रही है, इसी की तरह इशारा कर रही है कि हर किसी चीज़ का कारण यही तो लग रहा है। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। उसने कहा कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका स्टैम्प कलेक्टिंग का काम ही ले लो, स्टैम्प कलेक्टिंग मतलब पुरानी स्टैम्प्स को इकट्ठा करना, जो डाक की टिकटें होती थी, डाक टिकटों को इकट्ठा करना, जो तुम्हारा ये हॉबी है, अगर उसको भी हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, वो भी टेम्परेरी रिफ्यूज़ है तुम्हारा फ्रॉम रियलिटी। रियलिटी से भागने का, वास्तविकता से, सच्चाई से, पास्ट में भागने का, क्योंकि तुम पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करते हो तो तुम्हें पुरानी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, और वो तुम्हारा टेम्परेरी रिफ्यूज़ है। रिफ्यूज़ मीन्स आश्रय है, कि तुम उनमें आश्रय ढूंढते हो, सहारा ढूंढते हो। वेल मे बी, फिर से ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है नरेटर। को कहता है कि अच्छा उसने अगर ऐसा कहा तो मे बी वगैरह हो सकता है, बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। कि अच्छा मान लिया जाए कि चलो ये मैं अपने रिफ्यूज़ के लिए करता हूँ, मीन्स मैं अपने आप को अच्छे से सांत्वना देने के लिए, यहाँ से भागने के लिए करता हूँ, मान लो ये। लेकिन मेरे ग्रैंडफादर भी तो कलेक्ट करते थे,
वो भी तो स्टैम्प इकट्ठी करते थे, उन्हें तो किसी रिफ्यूज़ की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो तो पीसफुल दुनिया में रहते थे। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल, कि उनके टाइम में तो चीज़ें काफ़ी पीसफुल थी और नाइस थी। नाइस मतलब अच्छी थी और बड़े ही शांति से उस टाइम लोग रहते थे, कोई लड़ाइयाँ नहीं होती थी। इन हिज डे में, मेरे दादा के टाइम पे, फ्रॉम ऑल आई हेयर, कि जो कुछ भी मैंने उनसे सुना है, उनकी लाइफ में तो सब चीज़ें नॉर्मल थी। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने ही तो ये मेरा कलेक्शन शुरू किया था। जो मैंने स्टैम्प कलेक्ट करना शुरू किया है, उन्हीं का कलेक्शन था जिसको मैंने आगे बढ़ाया। तो वो उस ज़माने में अगर स्टैम्प कलेक्ट करते थे तो उन्हें तो भागने की ज़रूरत नहीं थी, तब तो कोई लड़ाइयाँ नहीं हुई थी। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू। फिर कह रहा हाँ, ये कलेक्शन उनका बहुत अच्छा। बीच में उसको अपने कलेक्शन की याद आई कि कलेक्शन भी बहुत अच्छा है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, कि जो प्रैक्टिकली मतलब वास्तव में सच्चाई में रियली हर जो यूएस इशू होता था, अमेरिका में जो इशू होता था, जो भी डाक टिकट जारी होती थी नई, उसके 4 ब्लॉक्स, 4 पार्ट, ब्लॉक्स के अलग अलग ब्लॉक्स में उसके 4 जो एग्जाम्पल थे, 4 जो टिकट्स थी, वो हर एक टिकट की वो इकट्ठी करते थे। फर्स्ट डे कवर्स, और क्या करते थे, फर्स्ट डे कवर्स भी इकट्ठे करते थे। फर्स्ट डे कवर्स अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये नरेटर बाद में ही बताएगा कि उसका जो फर्स्ट डे कवर होता था वो भी इकट्ठे करते थे, एंड सो ऑन। और इस तरह वो बहुत सारा कलेक्शन इकट्ठा करते थे। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प टू, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी इकट्ठी करते थे स्टैम्प्स। यू नो, कि तुम जानते हो कि प्रेसिडेंट को तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं थी, प्रेसिडेंट तो बिल्कुल सिक्योर था, उसे तो हमारी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो क्या सारों को ही, सारे ही इसलिए करते थे कि उन्हें रिफ्यूज़ चाहिए था, इस दुनिया से भागने का स्केप चाहिए था? बोले ये तो पॉइंट जो है वो समझ नहीं आया। एनीवे, हियर इज़ व्हाट हैपन एट ग्रैंड सेंट्रल। अब जो राइटर नरेटर है वो अपने पॉइंट पर आ रहा है। वो कहता है चलो जो भी हो, कि चाहे मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने जो कहा सच भी हो, वो कह रहा है मैं जो रीडर्स हैं या आप हैं, आपको मैं बता रहा हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे हुआ क्या था। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस, कि पिछले समर की बात है ये, कि एक रात को मैं काफ़ी लेट तक ऑफिस में काम कर रहा था। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन, कि मैं हरी में था, जल्दबाजी में था, मुझे जल्दी थी अप टाउन जाने की। अप टाउन का मतलब है अपर साइड या नॉर्थ साइड में, टाउन के नॉर्थ साइड में जाने की मुझे जल्दी थी, टू माई अपार्टमेंट, जहाँ पर मेरा अपार्टमेंट था। अपार्टमेंट होता है किसी बिल्डिंग में, फ्लैट वगैरह जो होता है। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल, इसलिए मैंने निश्चय किया कि डिसाइड किया कि मैं सबवे लूँगा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से। सबवे होता है एक छोटा रास्ता, एक तरीके से शॉर्टकट जो अंडरग्राउंड वगैरह होता है। तो मैंने सोचा कि मैं जो स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल पे बना हुआ सबवे, उससे मैं क्रॉस कर लूँगा, बिकॉज इट्स फास्टर दैन द बस, क्योंकि अगर मैं बस भी लूँगा उससे भी ये फास्टर है, तो मैं पैदल ही चला जाता हूँ। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव, कि अब मैं नहीं जानता कि ये शुड हैव हैपन टू मी, कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, कि ये घटना मेरे साथ ही क्यों घटे। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, कि मेरे साथ ही होना था ये। मैं तो एक ऑर्डिनरी गाय हूँ। ऑर्डिनरी मतलब बहुत ही कॉमन, बहुत ही सिंपल लड़का हूँ, नेम चार्ली। ये बहुत ही सिंपल मैन हूँ, कॉमन मैन हूँ, मेरा नाम चार्ली है। यहाँ आपको पता लग रहा है कि कौन है नरेटर, चार्ली। 31 ईयर्स ओल्ड, 31 साल का हूँ। एंड आई वॉज वेयरिंग ए टैन गैबरडाइन सूट, और मैंने टैन कलर का, टैन मीन्स टैन होता है थोड़ा सा बादामी सा भूरा जो कलर होता है, कि मैंने एक टैन से कलर का गैबरडाइन के कपड़े का, गैबरडाइन एक कपड़ा होता है नॉर्मली, उससे सूट बनते हैं जिसमें से ज़्यादा हवा या ज़्यादा पानी वगैरह पास नहीं होता, तो वो गैबरडाइन सूट मैंने पहना हुआ था। एंड ए स्ट्रॉ हैट, एक स्ट्रॉ हैट पहनी हुई थी। स्ट्रॉ मतलब जो तिनके की हैट, तिनके की मीन्स जैसे बैग्स वगैरह बनते हैं ना, जिस चीज़ के स्ट्रॉ के बनते हैं, तो उस टाइम का जैसे क्या बोलते हैं उसको, जो ये बास्केट वगैरह बनाई जाती हैं, पतला जो स्ट्रॉ होता है उससे जो बनती हैं, तो उसके हैट, जैसे आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है, मणिपुर वगैरह, उसमें बहुत सारे लोग ये हैट डालते हैं। तो वो हैट जो है वो मैंने पहना हुआ था विद अ फैंसी बैंड, जिस पे एक फैंसी सा बैंड लगा हुआ था, रिबन सा बंधा हुआ था। फैंसी मतलब थोड़ा स्टाइलिश सा। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी, कि मैं दर्जनों भर आदमियों के पास से गुजरा, लगभग 10-12 आदमियों के पास से गुजरा, जो बिल्कुल मेरे जैसे ही दिख रहे थे, कि कुछ अलग नहीं था, मेरे में कुछ स्पेशल नहीं था, सब मेरे जैसे ही लग रहे थे, सब मेरे ही तरह जा रहे थे।
एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू escape फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी चीज़ से भागना भी नहीं चाहता था, मैं अपने घर ही जा रहा था रोज़ की तरह। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, मैं तो बस इतना चाहता था, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मुझे अपनी वाइफ लुइसा के पास जल्दी से जल्दी जाना है। अब हुआ क्यों मेरे साथ ये मेरी समझ नहीं आया कि मैं कोई दुखी भी नहीं था। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट अवेन्यू, कि जो वेंडरबिल्ट अवेन्यू है कोई जगह है, वहाँ चौड़ा सा रोड होगा, चौराहा सा होगा, वहाँ से मैंने ग्रैंड सेंट्रल की तरफ टर्न लिया, मैं मुड़ गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और वहाँ से क्योंकि मुझे सबवे लेना था, वो फर्स्ट लेवल पे मिलता होगा, तो मैं कुछ सीढ़ियाँ वेंट डाउन स्टेप्स, सीढ़ियाँ उतरा और फर्स्ट लेवल पे उतर गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, और इस फर्स्ट लेवल पर 20th सेंचुरी जैसी ट्रेनें मिलती हैं, मीन्स मॉडर्न ट्रेनें मिलती हैं। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स टू द सेकेंड लेवल, फिर मैं सीढ़ियों की एक फ्लाइट और उतरा। फ्लाइट का मतलब होता है जब लगातार जितनी भी सीढ़ियाँ एक साथ होती हैं फिर वो घूम के आती है तो वो दूसरी फ्लाइट हो जाती है। तो फ्लाइट का मतलब एक सीढ़ियों की जो पूरी लाइन थी वो मैं नीचे उतरा टू द सेकेंड लेवल, और मैं सेकेंड लेवल पर पहुंचा। वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से सबर्बन ट्रेन्स लीव करती हैं। सबर्बन मतलब थोड़े छोटे कस्बाई इलाकों में ट्रेन्स जाती हैं। डक्ट इनटू एन आर्क डोरवे, उसके बाद मैं एक आर्क्ड डोरवे, आर्क्ड डोरवे का मतलब है गोलाकार एक डोरवे था, दरवाज़ा सा था, उसके अंदर डक इनटू मींस एंटर कर गया। हेडिंग फॉर द सबवे, जो सबवे की तरफ जाता था, मीन्स वहाँ से सबवे मैंने लेना था। एंड गॉट लॉस्ट, और यहाँ पर मैं गुम हो गया, मीन्स यहाँ मैं रास्ता गुम कर गया, या मुझे नहीं पता कि मैं किधर गया। दैट्स ईजी टू डू, और ये कोई मुश्किल काम भी नहीं है, मीन्स ये आसान है। वहाँ पर रास्ता गुम करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान है, लोग आसानी से वहाँ रास्ता भूल जाते हैं। जैसे आप भी बड़े से मेट्रो के अगर स्टेशन पे जाओ तो आप देखोगे कि उसके अंदर एंट्रेंस के या एग्ज़िट के बहुत सारे दरवाजे होते हैं। अगर आप गलत दरवाजे से निकलोगे तो आपको जहाँ जाना था बिल्कुल उससे अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाओगे। तो ऐसी जगह पर रास्ता गुम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये वही कह रहा है कि यहाँ कोई ये आसान काम है कि आप रास्ता भूल सकते हो, कोई नई बात नहीं है। आई हैव बिन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, कि मैं कई बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जा चुका हूँ, हंड्रेड्स ऑफ टाइम जा चुका हूँ, सैकड़ों बार जा चुका हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स, लेकिन क्या होता है मैं हमेशा नए नए डोरवेज और स्टेयर्स में बम्प इनटू करता हूँ, मीन्स उनसे मेरा सामना होता है। दे कम अक्रॉस मी, मतलब नए नए दरवाजे और नए नए सीढ़ियाँ मुझे वहाँ देखने को मिलती हैं। एंड कॉरिडोर्स, और नए नए कॉरिडोर्स बरामदे से मुझे वहाँ हर बार नए मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बहुत बड़ा है और वहाँ कंस्ट्रक्शन चलता रहता होगा, तो हर बार कुछ ना कुछ नया उसको देखने को मिल जाता है। वंस आई गॉट इन टू ए टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग, कि एक बार की तो बात है कि मैं एक टनल के अंदर, टनल होता है एक सुरंग के अंदर, मैं घुस गया, कि मैं कहीं और जाना चाहता था, टनल मिली, मैं उसमें घुसा और 1 मील दूर जो लंबी थी, और केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और रूजवेल्ट होटल की लॉबी में जाकर, वहाँ की जो लॉबी थी या गैलरी थी वहाँ पर मैं बाहर निकला, मीन्स वहाँ से घुसा तो रूजवेल्ट होटल ही बाहर निकला। अनदर टाइम, एक और टाइम, आई केम अप इन एन, और दूसरी बार क्या हुआ कि जब मैं बाहर आया तो क्या आया, मैं एक ऑफिस बिल्डिंग में निकला, ऑफिस की बिल्डिंग में ऑन 46 स्ट्रीट, जो कहाँ पर थी, 46 स्ट्रीट में एक ऑफिस बिल्डिंग थी। ये क्या है, ये वहाँ रोड्स के नाम होते हैं, 46 इस तरीके से नंबर्स थे, तो वहाँ पर कोई ऑफिस बिल्डिंग थी, वहाँ बाहर निकला। 3 ब्लॉक्स अवे, जहाँ मुझे जाना था उससे 3 ब्लॉक दूर थी। ब्लॉक का मतलब है कि एरिया को वहाँ पर ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। जैसे आप भी देखते हैं कि यहाँ सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में भी 6 ब्लॉक हैं, तो इस तरीके से ब्लॉक्स में वहाँ भी डिवाइड किया है, जो इतनी दूर था कि 3 ब्लॉक की दूरी पर था। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री। अब इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि वहाँ तो रास्ता गुम करना कोई मुश्किल काम नहीं है, और चार्ली सोचते हैं कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है एक ट्री की तरह बढ़ रहा है। ट्री कैसे, जैसे ट्री जो है ऊपर बढ़ता है, साथ में नीचे भी उसकी जो जड़ें होती हैं वो आगे बढ़ती रहती है, जड़ें भी नीचे नीचे ज़मीन में बढ़ती हैं। ऐसी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन भी अंडरग्राउंड पता नहीं कितना नीचे नीचे बढ़ रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर केसेस लाइक रूट्स, कि जो पुश आउट करता रहता है, धक्के देकर आगे आगे बढ़ता रहता है, जिससे नए नए कॉरिडोर और स्टेयर केसेस, जैसे रूट्स होती हैं किसी पेड़ की, जड़ें होती हैं, उनकी तरह ये स्टेयर केस, सीढ़ियाँ और कॉरिडोर नए नए बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमेशा हर बार कुछ नया देखने को
मिलता है। वो कह रहा है ऐसी जगह पर रास्ता गुम करना कोई मुश्किल बात नहीं है, कि आसान है, आप इसमें सरप्राइज होने की कोई बात मत सोचिए। देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल, अब उसी बात को आगे बढ़ा रहा है, अपनी बात को प्रूव कर रहा है कि रास्ता मैं नहीं भूलता, कि ऐसा नहीं था कि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था इसलिए रास्ता भूल गए, नहीं, वहाँ कॉमन चीज़ है रास्ता भूलना। कि फिर कहता है कि मेरे तो कभी दिमाग में आता है कि प्रोबेबली शायद एक लॉन्ग टनल है, एक लंबी सी टनल है, सुरंग है, दैट नो बडी नोज, जो कोई नहीं जानता, फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी, कि मेरे दिमाग में ये बात आती है कभी कभी कि एक सुरंग है इसके नीचे, और ऐसी सुरंग है जिसको कोई नहीं जानता, और वो अपना फीलिंग, अपना रास्ता बढ़ा रही है धीरे धीरे, सिटी राइट नाउ, शहर के नीचे नीचे वो अपना रास्ता बढ़ाती जा रही है, ये मुझे फील होता है, शायद ऐसा है। ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर, और कहाँ तक जाती है, दूर टाइम स्क्वायर्स तक ये सुरंग जो है वो जाती है, एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है वो टनल जो है कहीं सेंट्रल पार्क, ये जो दो एरिया हैं काफ़ी दूर हैं, तो वहाँ तक भी ये टनल जो है वो जाती है, ये मुझे फील होता है। एंड मे बी, और हो सकता है, बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, तो कह रहा इतने सालों से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ से वहाँ जाने का, एग्जिट करने का, बाहर जाने का ज़रिया रहा है, तो कोई नई बात नहीं है, मे बी ऐसा हो, ए वे ऑफ escape, या फिर एक यहाँ से भागने का, दुनिया से भागने का एक जरिया भी हो सकती है, मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गोट इनटू, और शायद इसी तरह की एक टनल जिसके अंदर मैं घुसा था वो भी थी। बट वो कह रहा, फिर ये कह रहा, इसके बाद 3 डॉट्स आके कह रहे हैं कि बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने ये जो बातें हैं ना अपनी, ये जो बात है कि शायद वो सुरंग है और शायद लोग यहाँ से निकल कर भाग जाते हैं, ये बात मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से नहीं की। क्यों? नहीं तो वो मैं सच में ही मुझे पागल समझता कि मेरे ये दिमाग की उपज है, उसकी बात प्रूव हो जाती, इसलिए ये बात मैं सिर्फ रीडर्स को बता रहा हूँ, ये बात मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बिल्कुल नहीं की है। अब ये बात कहने के बाद फिर वो उसी पॉइंट पे आ जाता है जहाँ पहले वो अपने मन की बातें बताने लगा कि रास्ता भूल जाते हैं, और मैं भी भूल गया था, वहाँ से फिर आगे चलता है। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, वो एक आर्क डोरवे में घुसा था, तो वो एक कॉरिडोर था, तो जिसके अंदर आई वॉज इन, मैं अंदर घुस गया था, वो लेफ्ट की तरफ एंगल होना शुरू हो गया, मीन्स टर्न होना शुरू हो गया, मुड़ना शुरू हो गया, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स, और नीचे की तरफ झुकना शुरू हो गया, मीन्स अब वो नीचे स्लैंट करता जा रहा था, थोड़ा स्लोप था उसमें, एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, और मैंने फिर सोचा कि ज़रूर वो गलत था, मैं गलत डोरवे में, सबवे में घुस गया था, बट आई कैप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन फिर भी मैं चलता रहा, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मुझे लगा एक बार जाकर देखना चाहिए। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड्स ऑफ माई फुटस्टेप्स, जो कुछ मैं सुन रहा था वो केवल ये था कि मेरे खुद के कदमों के साउंड्स मुझे आ रहे थे, खाली साउंड आ रहे थे, एंड आई डिडंट पास, और मैं नहीं गुजरा, कहाँ से नहीं गुजरा, आई डिडंट पास अ सॉल, कि मैं एक सॉल से भी नहीं गुजरा, सॉल के पास से भी नहीं गुजरा, सॉल मतलब एक आत्मा भी मुझे नहीं मिली वहाँ, आत्मा का मतलब एक इंसान भी नहीं मुझे मिला वहाँ पे, कोई नहीं जा रहा था वहाँ पे। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ होलो रोर अहेड, लेकिन फिर मुझे जैसे ही वो टनल या जो डोरवे था वो उसका मुंह दिखाई दिया, तो उधर अहेड, सामने ही मुझे एक होलो रोर सुनाई दिया, होलो मतलब एक खोखला सा गूंजता हुआ सा, रोर मतलब आवाज़, जोर की आवाज़ सुनाई दी, गर्जना सुनाई दी। दैट मीन्स ओपन स्पेस, जिसका मतलब था आगे ओपन स्पेस ज़रूर था, आगे खुला स्पेस होना चाहिए, तो ये मुझे शांति मिली, एंड पीपल, और लोग भी होने चाहिए, और वो क्या कर रहे थे, टॉकिंग, बात कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि जो शोर है वो किसी ओपन स्पेस का है, वहाँ के लोगों के बात करने की आवाज़ें हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, फिर वो जो टनल था बिल्कुल एकदम से तीखा मोड़ लेकर लेफ्ट की तरफ मुड़ गया। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, फिर मैं एक सीढ़ियों की छोटी सी फ्लाइट, मतलब थोड़ी सी सीढ़ियाँ उतरा, एंड केम आउट ऑन द 3rd लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और जब मैं बाहर निकला तो क्या था, वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का 3rd लेवल था। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट, एक मोमेंट के लिए मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द 2nd लेवल, एक मोमेंट के लिए तो मुझे लगा शायद मैं 2nd लेवल पर ही पहुंच गया हूँ, ये 2nd ही लेवल है, बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन फिर मैंने देखा कि जो रूम था
वो सेकंड लेवल से थोड़ा स्मॉल था, छोटा था। मीन्स जो भी वहाँ हॉल था वो सेकंड लेवल से छोटा था। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, वहाँ पर टिकट की खिड़कियाँ भी कम थी। सेकंड लेवल पे ज़्यादा टिकट खिड़कियाँ होती हैं, वहाँ टिकट की खिड़कियाँ भी कम लगी हुई थी, लोग कम टिकट खरीदते थे वहाँ। एंड ट्रेन के गेट्स भी कम थे, जहाँ से ट्रेनें आती हैं वहाँ पर भी कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड, और जो सेंटर में इंफॉर्मेशन बूथ था, जो सूचना के लिए बूथ या रूम, छोटा सा रूम बनाया गया था, वो लकड़ी का था। ओ एंड ओल्ड लुकिंग, और पुराना दिखने वाला, पुराने स्टाइल का बना हुआ दिख रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड, और बूथ में जो आदमी था उसने ग्रीन कलर की आई शेड पहनी हुई थी। आई शेड मीन्स आँखों को ढकने के लिए कोई पट्टी सी बांधी हुई थी। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और लंबे लंबे काली बाजू के ऊपर जो प्रोटेक्टर्स थे वो ब्लैक कलर के उन्होंने पहने हुए थे। स्लीव प्रोटेक्टर्स मतलब बाजुओं को ताकि ढका जा सके, ऐसे उन्होंने उसकी सिक्योरिटी के लिए पहने हुए थे। पहले पहनते होंगे कि वो बाजुओं के ऊपर जो वो फटे ना, ऐसे प्रोटेक्टर पहने हुए थे। द लाइट्स वर डिम, जो लाइट्स थी वहाँ पर वो डिम थी। डिम का मतलब रोशनी वहाँ पर कम थी। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और एक तरीके से वो फ्लिकर कर रही, फ्लिकर मतलब वो काँप रही थी, उनकी रोशनी ऊपर नीचे हो रही थी। जैसे आप देखते हैं किसी दिए की रोशनी होती है, किसी लालटेन की रोशनी होती है, वो फ्लिकर करती है, मीन्स हवा जैसे आती है ऊपर नीचे होती रहती है, तो ऐसे फ्लिकर कर रही थी। देन आई सॉ वाई, फिर मैंने देखा कि क्यों था ऐसा, क्यों था ऐसा। दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, क्योंकि वहाँ पर जो लाइट थी वो गैस लाइट थी और ओपन फ्लेम थी उनकी। उनकी जो फ्लेम थी, ज्वाला थी, वो कैसी थी, ओपन थी, और हवा में क्योंकि वो फ्लिकर कर रही थी, तो इस तरह की वहाँ पर लाइट्स थी। देयर वर ब्रास स्पीटून्स ऑन द फ्लोर। अब ये पूरा थर्ड लेवल को डिस्क्राइब करेगा धीरे धीरे करके, और आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन में भी आता है कि व्हाट डिफरेंट थिंग्स डिड ही नोटिस ऑन द थर्ड लेवल। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्या चीज़ें उन्होंने थर्ड लेवल पे नोटिस की। कई बार ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग में आ जाता है, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान से समझना है। देयर वर ब्रास स्पीटून्स ऑन द फ्लोर, वहाँ फर्श के ऊपर ब्रास के स्पीटून्स थे। ब्रास होता है तांबा टाइप एक धातु होती है, तो उसके स्पीटून्स थे, पीतल के स्पीटून्स थे। स्पीटून्स मीन्स पीकदान या डस्टबिन थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, उस टाइम पर पीतल बहुत ज़्यादा चलता था, स्टील नहीं चलता था, इसलिए ये ब्रास का यूज़ कर रहे हैं। और आजकल तो पीतल काफ़ी महंगा है, तो उसको यूज़ नहीं किया जाता, तो तब वो डस्टबिन्स के लिए भी उनका यूज़ करते थे। तो स्टेशन के अक्रॉस, स्टेशन के पार एक ग्लिंट ऑफ लाइट्स थी, एक लाइट की चमक थी। दैट कॉट माई आई, उसने मेरी आँख को आकर्षित किया, मीन्स एक चमक आ रही थी, वहाँ पर मेरा ध्यान गया। ए मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, कि एक आदमी था, वो अपनी गोल्ड की वॉच, सोने की जो घड़ी है, वो अपने वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है जो बनियान है, उसकी पॉकेट से निकाल रहा था। अब देखो सारी चीज़ें जो है पुराने ज़माने की वो दिखा रहे हैं कि पहले तो, आजकल तो वेस्ट में पॉकेट ही नहीं होती। पहले के ज़माने में जो कुछ आदमी होते थे वो अपनी वेस्ट में ही पॉकेट रखते थे, बनियान में ही रखते थे। और गोल्ड वॉच उस टाइम पे फैशन था कि जो बहुत स्टाइलिश लोग थे वो गोल्ड वॉच रखते थे, लेकिन आजकल जो है फीचर्स ज़्यादा होते हैं वॉच में, गोल्ड या सिल्वर ये मैटर नहीं करता। तो ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने उसके कवर को स्नैप करके ओपन किया। स्नैप करके मीन्स एकदम से फ्लैप की तरह उसको ओपन किया। ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, उसने अपनी घड़ी की तरफ एक नज़र मारी। एंड फाउंड, और भुएँ चढ़ाई, मीन्स वो टाइम देखा होगा, या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। ही वोर अ डर्बी हैट, उसने एक डर्बी हैट पहना हुआ था। डर्बी हैट होता है एक ऐसा हैट, थोड़ा सा बहुत ही हार्ड होता है, और आपने देखा होगा चारों ओर जो उसके बाउंड्री होती है वो थोड़ी लहराती हुई सी होती है, बिल्कुल गोल एक उसमें नहीं होती, एक ही लेवल पे नहीं होती, ऊपर नीचे उसका स्टाइल बनता रहता है, जैसे लहरें होती हैं उसकी तरह होती है। ए ब्लैक 4 बटन सूट, एक काला 4 बटन वाला सूट पहना हुआ था। आपको पता है आजकल जो सूट्स होते हैं उनमें 2 बटन्स होती हैं, तो उस टाइम पर जो बटन होते थे वो 4 होते थे, विद टाइनी लेपल्स, जिसके छोटे छोटे लेपल्स। लेपल्स का मतलब जो फोल्ड होने वाला भाग होता है कोट का, आपने देखा सामने से जो फोल्ड होता है, तो वो छोटा था। जब वो 2 बटन वाला सूट होता है तो वो
फोल्ड होने वाला जो पार्ट होता है, लेपर्स जो होते हैं उसके बड़े हो जाते हैं और उसके बटन्स जो हैं घट जाते हैं। तो ये 4 बटन वाला सूट था, तो जो लेपर्स होंगे, जो सामने फोल्डेड पार्ट होगा वो छोटा होगा। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैच, और उसकी बड़ी बड़ी सी काली सी हैंडल जैसी मूछें थी। ये क्यों बताया? क्योंकि उस टाइम मूछों का फैशन होगा, जैसे आजकल दाढ़ी का फैशन है, उस टाइम पर मूछों का फैशन होता होगा। ये भी दिखाने के लिए कि ये उस जमाने के ही लोग थे, लोग भी उसी जमाने के थे, क्योंकि जो उनके फैशन थे वो भी उस जमाने के थे। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरी वन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। और फिर मैंने लुक अराउंड, चारों ओर देखा, और फिर मैंने नोटिस किया कि स्टेशन पर जो हर कोई था वो 1890 समथिंग, यानी कि 1890 के आसपास की ड्रेस पहने हुए था। 1800, ये जो स्टोरी लिखी गई है ये 1950 के आसपास लिखी गई है, और ये जो बात कर रहा है ये कब की कर रहा है? ये 1890 के आसपास की वो कह रहा है कि ड्रेस पहनी हुई थी उन्होंने, क्योंकि आपको स्टाइल से पता लग जाता है। आप पुरानी फिल्में देखोगे तो उनके कपड़े देखकर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस ज़माने की फिल्म नहीं है। आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड्स, साइड बर्न्स एंड फैंसी मुस्टेचेस इन माई लाइफ। फिर नरेटर कह रहा है, क्योंकि मैंने तो कभी अपनी ज़िंदगी में इतनी सारी दाढ़ियाँ, इतनी सारे साइड बर्न्स का मतलब होता है कि आपके कानों के साइड में जो गुच्छे से होते हैं बालों के, जो दाढ़ी से ऊपर का पार्ट होता है कुछ बालों के नीचे का होता है, तो आजकल तो वो छोटे करवाते हैं, लेकिन उस ज़माने में वो साइड बर्न्स को भी लंबे रखा जाता था और मूछों को भी अलग अलग स्टाइल से रखा जाता था। फैंसी मुस्टेचेस जो होती हैं, मीन्स बड़ी ही स्टाइलिश मुस्टैचीज मूछें, जितनी मैंने वहाँ पर देखी इतनी मूछें, स्टाइलिश मूछें या साइड बर्न्स या दाढ़ियाँ मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी थी। आजकल तो फिर भी फैशन आ गया, बीच में तो मूछों का बिल्कुल भी फैशन नहीं था। ए वुमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक औरत आई अंदर और ट्रेन गेट में से अंदर वो दाखिल हुई। शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, और कैसी ड्रेस पहनी हुई थी जिसकी बाजुएं जो थी लेग ऑफ मटन जैसी थी। मीन्स लेग ऑफ मटन स्लीव्स वो स्लीव्स होती हैं जो थोड़ी ढीली ढीली होती हैं, और क्योंकि उनमें काफ़ी कपड़ा होता है तो उनमें वो फूली फूली सी बैलून जैसी फूली हुई मोटी मोटी होती हैं, तो वो लेग ऑफ मटन स्लीव्स उन्होंने पहनी हुई थी। एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़, और अपने ऊंचे तक बटन वाले जो जूते थे उनके ऊपर तक आती हुई स्कर्ट्स पहनी थी। उसके बाद स्कर्ट्स जो थी उनका साइज़ छोटा हो गया था, लेकिन उस टाइम तक वो टखनों तक जो है स्कर्ट्स पहनती थी, तो वो भी उस टाइम के फैशन की बात कर रहे हैं। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, और उसके पीछे ट्रैक्स के ऊपर मैं आई कॉट अ ग्लिम्स मीन्स मुझे एक झलक दिखाई दी एक लोकोमोटिव की। लोकोमोटिव होता है भाप का इंजन। आजकल आपको पता है ट्रेनें बिजली से चलने वाली ट्रेनें आ गई हैं, लेकिन उस टाइम पर ट्रेन सारी ही लोकोमोटिव होती थी। तो मैंने एक लोकोमोटिव देखी, अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड ईव्स लोकोमोटिव, और ये बहुत ही छोटा सा लोकोमोटिव था, भाप का इंजन था, जो किस कंपनी का था? कुरियर एंड ईव्स कंपनी का था। तो आप ये कंपनी भी पुराने टाइम की थी, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सारी चीज़ें क्या बता रहा है कि सारी चीज़ें उसके दादा के ज़माने की थी, 1890 के आसपास की। विद अ फनल शेप्ड स्टैक, जिसका फनल की शेप का स्टैक था। फनल मीन्स चिमनी की शेप का बना हुआ एक स्टैक ही था, वो भी एक चिमनी ही थी, तो वो बना हुआ था। देन आई न्यू, और फिर मुझे पता लग गया। अब क्या पता लग गया? नरेटर को पता लग गया कि मैं तो ऐसे स्टेशन पर पहुंचा हूँ जहाँ से कहाँ की ट्रेनें मिलती हैं? पुराने ज़माने की ट्रेनें। तो जो नरेटर है उसके अकॉर्डिंग द थर्ड लेवल कौन सा लेवल था? जहाँ से हम पास्ट में जाने की, उसके दादा के ज़माने में जाने की ट्रेनें ले सकते थे। तो कब मुझे पता चल गया, नरेटर कह रहा, तब मैं ये जान गया कि ये तो सेकेंड लेवल नहीं है, इट इज़ द थर्ड लेवल, एंड ऑन दिस थर्ड लेवल all people belong to 1890 something. To make sure I walked over to a newsboy. इस बात को पक्का करने के लिए आई वॉकड ओवर, मैं चलकर गया, कहाँ गया? टू अ न्यूज़ बॉय, ए न्यूज़ बॉय के पास, जो न्यूज़पेपर रखने वाला लड़का था उस स्टेशन पर, उसके पास गया। एंड और क्या किया? एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स, और क्या किया मैंने? पेपर्स के एक स्टैक, एक हीप, एक ढेर की तरफ ग्लैंस किया, झांक कर देखा, एक नज़र मारी।
वहाँ पर न्यूज़पेपर वाला बच्चा न्यूज़पेपर रखे हुए था एट हिज फीट, अपने पैरों के पास। इट वॉज द वर्ल्ड। और कौन सा न्यूज़पेपर था ये? द वर्ल्ड नाम का न्यूज़पेपर था। आप देख सकते हैं जैसे साइड में बनाया गया है। एंड द वर्ल्ड हैज़ेंट बीन पब्लिश्ड 4 years। और वर्ल्ड जो द वर्ल्ड नाम का जो ये न्यूज़पेपर था ये तो सालों से पब्लिश होना ही बंद हो गया। मीन्स अगर ये अब वहाँ उस स्टेशन पर उसकी कॉपीज़ बिकने के लिए रखी हैं, इट मीन्स ये पुराना ज़माना, ये नया ज़माना नहीं है, क्योंकि नए ज़माने में तो ये न्यूज़पेपर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेजिडेंट क्लेवलैंड। और जो इसकी लीड स्टोरी थी, लीड स्टोरी मतलब मेन जो स्टोरी थी, वो प्रेसिडेंट क्लेवलैंड के बारे में कुछ बताती थी। अब प्रेसिडेंट क्लेवलैंड कौन था? ये 1890 के आसपास जो प्रेसिडेंट था, 1893-94 में, जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, उसके बारे में कुछ कहती थी। लीड स्टोरी मतलब मेन स्टोरी। तो इससे वो समझ गया कि जब प्रेसिडेंट क्लेवलैंड तो उस ज़माने में प्रेसिडेंट थे और उनकी लीड स्टोरी इसमें बताई गया है, इट मीन्स ये नया ज़माना नहीं है। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स। और मैंने ये जो फ्रंट पेज था फिर मैंने ढूंढा। अब नरेटर इतना ज़्यादा उस चीज़ पर विश्वास करता है कि मैं देखने भी गया उस फ्रंट पेज को। पब्लिक लाइब्रेरी की फाइल्स में मैंने इसको ढूंढा बाद में। एंड इट वॉज प्रिंटेड June 11, 1894। और वहाँ मैंने पता किया कि ये जो सेम अखबार है ये 11 जून 1894 को पब्लिश हुआ था। अब यहीं तक करते हैं बेटे, क्योंकि इस चैप्टर को भी हम 2 पार्ट्स में ही करेंगे। एक पार्ट काफ़ी लंबा हो जाएगा, वीडियो फिर अपलोड होना मुश्किल होगा। तो आप वेट करो जब तक मेरा सेकंड वीडियो आता है। इस चैप्टर को हम सेकंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो टिल देन, बाय बाय।